बच्चों आप आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपके पास मीनिंग जो आती है दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट का मतलब हम लोग सबसे पहले समझेंगे जहाँ पे मार्केट क्या होता है, फिर इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट हम समझेंगे जहाँ पे परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी, सारे जितने फॉर्म्स ऑफ मार्केट है इसको देखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि वीडियोस को लगातार शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, इस वजह से क्योंकि ये चीज़ मुझे मोटिवेशन देती है आगे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। ठीक है। आज जहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट की बात करें तो मार्केट क्या है इसको सबसे पहले समझेंगे जहाँ पे इकोनॉमिक्स में, अच्छा नॉर्मल लैंग्वेज में अपने शब्दों में अगर आप मार्केट बोलते हैं तो जनरली आप मार्केट को बोलते हैं कि मार्केट एक प्लेस है, जगह है। जैसे ये आपको दिख रही है ना, ये एक प्लेस आपको दिख रही है, एक जगह दिख रही है जहाँ पे लोग आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद और बेच रहे हैं। तो यहाँ पे आप मार्केट को हमेशा ज्यादातर जानते हैं एक प्लेस से कि मार्केट एक प्लेस है। अच्छा, अच्छा ऐसा है। तो जो ऑनलाइन मार्केट आपके पास है, जैसे मान लेते हैं कि आप मीशो की बात करें, अमेजोन की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, ऐसे बहुत सारे जो मार्केट आपकी बात करें, तो ये जो मार्केट आपके पास है ये ऑनलाइन मार्केट है। इसमें क्या करते हैं, आप लैपटॉप या मोबाइल फोन से ऑर्डर करते हैं। तो आप बोल रहे हैं मार्केट एक प्लेस है, तो क्या करते हैं, लैपटॉप या मोबाइल फोन रख देते हैं और उसके ऊपर खड़े होकर के चिल्लाते हैं कि प्लीज मेरा गुड खरीद लो, और जो बायर होता है वो बोलता है कि ये गुड हमको दे दो। ऐसा होता है क्या? नहीं। इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं कि सिंपली आप ऑर्डर लिखते हैं या कॉल करते हैं, उस पर बताते हैं और अल्टीमेटली ऑर्डर प्लेस करके उस गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। तो ध्यान रखिए मार्केट कभी कोई प्लेस नहीं है, बल्कि मार्केट एक मैकेनिज्म है, मार्केट एक अरेंजमेंट है जिससे एक बार एक सेलर के कॉन्टैक्ट में आता है। कॉन्टैक्ट होना जरूरी है, फिजिकल प्लेस होना जरूरी नहीं है। जो कि लिखा भी है, मार्केट इज नॉट मेरली अ फिजिकल प्लेस बट इट इज एन अरेंजमेंट वेयर द बायर्स एंड द सेलर इंटरैक्ट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए जो एक अरेंजमेंट आपका तैयार किया गया है, जो एक मैकेनिज्म तैयार किया गया है, उसको हम कहते हैं दैट इज अ मार्केट। मार्केट में बात करें तो देयर इज अ बायर एंड देयर इज अ सेलर। तो एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पार्टीज इज एसेंशियल फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ फ्लो। मतलब बायर और सेलर दोनों का होना जरूरी है। कमोडिटी और सर्विस होनी चाहिए जिसको वो बेच या खरीद रहे हैं। फिर इसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन होना जरूरी है, क्योंकि जब इंटरेक्शन होता है मार्केट में बायर और सेलिंग सेलर का, तो इस सिचुएशन में प्राइस डिटरमाइन होता है। फ्री इंटरेक्शन होना जरूरी है। अनरिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स होना जरूरी है। अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब कि वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करे अपने जो भी प्रोडक्ट है, जो भी उसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है कि मार्केट जो डिफरेंट टाइप्स के आपके हैं वो कौन कौन से हैं। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन, नंबर ऑफ फर्म्स, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट। तो बेसिकली आपके पास डिग्री ऑफ कंपटीशन के बेसिस पे और वेरियस अदर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे मार्केट को यहाँ पे डिटरमाइन किया गया है। जहां पे पहला मार्केट आपके पास है परफेक्ट, नेक्स्ट इसमें मोनोपोली है, फिर इसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है और फिर ओलिगोपोली। चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास आता है दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन आपके पास क्या है, क्या है? तो परफेक्ट कंपटीशन रिफर्स टू अ मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ऐसा मार्केट है जहां पे लार्ज नंबर्स बायर हैं और लार्ज नंबर्स आपके पास सेलर हैं, जहां पे पर्टिकुलरली आपके पास बायर्स भी बहुत सारे हैं, सेलर्स भी बहुत सारे हैं, और जो बेच रहे हैं वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट है। आइडेंटिकल मतलब होमोजेनियस, एक जैसा प्रोडक्ट आपके पास है, तो उसको हम कहते हैं दैट इज योर परफेक्ट कंपटीशन। और ये प्राइस टेकर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो प्राइस बनाता है। जो इंडस्ट्री आपके पास है दैट इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर। तो यहाँ पे फर्म आपके पास प्राइस टेकर हो जाएगा, जबकि इंडस्ट्री प्राइस मेकर हो जाएगी। इसी के साथ देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट मतलब कोई भी जो पर्सन चाहे वो मार्केट में एंटर हो सकता है, कोई भी चाहे तो मार्केट से बाहर जा सकता है। अच्छा, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर जब एग्जिस्ट करते हैं तो हर एक सेलर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो जाएगा, और जब कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये बन जाएंगे प्राइस टेकर, क्योंकि प्राइस को इन्फ्लुएंस करने के लिए इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं रह जाएगी। मतलब जो इंडिविजुअल सेलर है, बिकॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल सेलर इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन अ मार्केट। एक मार्केट में जो प्राइस प्रिवेल कर रहे हैं वो इंडिविजुअल फर्म इस वजह से इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल जो फर्म आपके पास है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन मार्केट में बहुत कम है। अब नेक्स्ट इसमें फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट आती है कि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट क्यों दिया गया, कि भाई आपके पास मार्केट में क्यों सब आ सकते हैं और क्यों जा सकते हैं, मतलब कोई भी पर्टिकुलरली यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हर एक सेलर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत स्मॉल है, कि उसके होने या ना होने से मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। तो पर्टिकुलरली आपके पास क्या है,
कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दैट इज कि यहाँ पे पर्टिकुलरली मार्केट है आपके पास, तो यहाँ पे मार्केट में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इस वजह से है क्योंकि लॉन्ग रन में यहाँ पे हो रहा है नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में क्या हो रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट रिफर्स टू सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉसेस, कि ना तो यहाँ पे फायदा हो रहा है ना ही यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो लॉन्ग रन में ऐसा क्यों हो रहा है समझते हैं। शॉर्ट रन में आपके पास प्रॉफिट भी होगा और शॉर्ट रन में आपके पास लॉस भी होगा, कम समय में फायदा भी होगा और कम समय में आपके पास नुकसान भी होगा। और ये दोनों सिचुएशन आप क्योंकि एज्यूम करके नहीं चलते हैं भाई, मान लेते हैं आप नए फर्म है मार्केट में, तो आपका ये एज्यूम करना है कि अगर फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन जो फर्म आपके पास पर्टिकुलरली हैं, अगर वो ऐसा मानते हैं और इससे अगर ज्यादा हो जाए तो वो एबनॉर्मल या फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे कम हो जाए तो आपको लॉसेस हो जाएंगे क्योंकि नुकसान हो जाएगा, तो वो भी एबनॉर्मल सिचुएशन है। तो नॉर्मल सिचुएशन क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन एबनॉर्मल क्या है? ना ही आपके पास पर्टिकुलरली जब फायदा हो जाए या नुकसान हो जाए, दोनों ही एबनॉर्मल है। मानी गई सिचुएशन नहीं है, मान करके नहीं चलते कि फायदा ही फायदा होगा, हो सकता है लॉस भी हो। लेकिन जो नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करके चलते हैं वो ये है कि ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। लेकिन एबनॉर्मल वो सिचुएशन होती है विच इज नॉट बीन एज्यूम्ड, इट अराइजेस। ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉसेस। अब यहाँ पे एबनॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट तब होता है जब आपके पास रेवेन्यू जो आपके पास है वो ज्यादा हो और कॉस्ट आपके पास उससे कम हो। तो कॉस्ट अगर आपके पास कम है और पर्टिकुलरली आपके पास जो रेवेन्यू है वो ज्यादा है तो आपको होगा प्रॉफिट। ठीक। और इस सिचुएशन में होता क्या है कि जो आपके पास क्वांटिटी डिमांड है वो ज्यादा होती है, क्वांटिटी सप्लाई आपकी कम होती है, जिस कारण की वजह से ऐसा हो रहा है। कि सिंपल है कि प्रॉफिट आपके पास वो सिचुएशन होती है जहां पे डिमांड आपका ज्यादा है और पर्टिकुलरली सप्लाई कम है, तो इस वजह से कंज्यूमर आपको उसी कमोडिटी का ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे करने को तैयार है, जिस वजह से आपकी रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से। अब होगा ये कि जब आपके पास जो फर्म है वो प्रॉफिट कमा रहे हैं तो नए फर्म से देखेंगे कि ये जो आपके पास पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसमें काफी फायदा हो रहा है, तो इस प्रोडक्ट को हमको भी बनाना चाहिए। तो नए फर्म्स मार्केट में एंटर होंगे एंड देयर विल बी एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। और जब भी एंट्री होगी न्यू फर्म्स की तो अल्टीमेटली आपके पास सप्लाई बढ़ने लगेगा, सप्लाई भी वापस से बढ़ने लगेगा। और जब सप्लाई आपका बढ़ेगा तो जो प्रॉफिट लेवल आपके पास है वो कम होने लगेगा और कम होकर के बन जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। इसी तरह से लॉसेस तब होते हैं जब आपके पास रेवेन्यू क्या है? कम है और कॉस्ट आपकी उससे ज्यादा है, तो आपको होगा लॉसेस। और इस सिचुएशन में आपकी डिमांड कम थी और सप्लाई आपकी उससे ज्यादा थी, तो भाई सिंपल है कि जब डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो सप्लायर की सारी क्वांटिटी बेच हो नहीं पा रहा है तो प्राइसेस को कम किया। कई बार प्राइसेस इतने कम हो गए कि वो कॉस्ट को भी रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से लॉसेस हो रहा है। अब लॉसेस हो रहा है तो अपनी क्षमता के अनुसार फर्म मार्केट छोड़ के जाएंगे और जब मार्केट छोड़ के जाने लगेंगे तो सप्लाई कम होने लगेगी और जैसे ही आपके पास सप्लाई कम होगी वैसे ही आपके पास पर्टिकुलरली लेवल ऑफ जो रेवेन्यूज हैं वो बढ़ने लगेंगे और बढ़ बढ़ के एक समय पे ऐसा आएगा कि वो कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा और लॉसेस खत्म हो जाएंगे आपके पास, फिर से आ जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इस सिचुएशन में नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है परफेक्ट नॉलेज, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलरली लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है और एक जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आपके जितने भी पर्टिकुलर कंज्यूमर्स हैं और सेलर हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी है। फैक्टर जो मोबिलिटी है वो परफेक्ट है, मतलब यहाँ पे फैक्टर्स आपके मोबाइल हैं क्योंकि एक फर्म में भी वही बनाना है, दूसरे फर्म में भी वही बनाना है, तीसरे फर्म में भी वही बनाना है। जब सारे फर्म में सेम प्रोडक्ट आपको बनाना है, सेम प्रोडक्ट बनाना है, तो इस केस में आप एक जगह काम करें या दूसरी जगह काम करें, एक जैसा काम करना है, इस वजह से फैक्टर आपका मोबाइल है। हाईली मोबिलिटी होती है फैक्टर्स की या परफेक्ट मोबिलिटी आपकी फैक्टर्स की यहाँ पे है। इसके साथ साथ आपके पास यूनिफॉर्म एक जैसे प्राइस रहेंगे क्योंकि जो प्राइसेस आपके पास है दैट इज बीन सेट बाय द इंडस्ट्रीज एंड फर्म्स हैव टू एक्सेप्ट द प्राइसेस व्हिच आर बीन सेट बाय द इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री अगर प्राइस तय कर रहा है तो फर्म उसको एक्सेप्ट करेगा और अल्टीमेटली प्राइस आपके जो डिसाइड किया गया इंडस्ट्री द्वारा वो फर्म एक्सेप्ट कर लेगा, इस वजह से प्राइस एक जैसे रहेंगे, नो चेंजेस इन द प्राइसेस। नेक्स्ट इसमें आपके पास है कि यहाँ पे क्योंकि प्राइस आपका सेम रहेगा तो प्राइस अगर मान लेते हैं डिसाइड हो गया कि 10 रुपए रहेगा तो आप चाहे जितनी यूनिट बेचेंगे प्राइस आपका सेम रहेगा, 10 से 10 रहेगा। आप एक बेचे, दो बेचे, तीन बेचे, चार, पांच, जितनी क्वांटिटी बेचे प्राइस आपका सेम रहेगा, क्वांटिटी आपका सेम। और जब प्राइस आपका सेम रहता है तो इस केस में AR और MR आपके पास क्या हो जाता है? दैट इज इक्वल टू प्राइस दैट इज ऑल्सो सेम।
अगर 10 रुपए AR है तो AR भी 10 रुपए, MR भी 10 रुपए, प्राइस भी 10 रुपए, और जो कि कांस्टेंट रहेगा, जो कि आप देख रहे हैं इकोनॉमिक फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे ये है। एंड द कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रनिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इलास्टिसिटी और डिमांड यहाँ पे क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है मोनोपोली कंपटीशन। मोनोपोली कंपटीशन या मोनोपोली मार्केट वो होता है जहां पे सिंगल सेलर होता है किसी भी प्रोडक्ट का। कैसे होता है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है सेलर, तो दोनों मिला करके मोनोपोली। अब इस सिचुएशन में जब सिंगल प्रोड्यूसर है किसी भी गुड का और आसपास का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इस सिचुएशन में जो पर्टिकुलर सेलर है दैट विल बिकम द प्राइस मेकर, क्योंकि आपको अगर प्रोडक्ट परचेज करना है तो वही सेम सेलर आपके पास रहेगा और सारे प्रोडक्ट आप उन्हीं से परचेज करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल सेलर है किसी प्रोडक्ट का जो कि प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स और उसके आसपास का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो जो पर्टिकुलर जो सेलर है दैट बिकेम्स द प्राइस मेकर, वो अपने हिसाब से प्राइसेस डिसाइड करेगा कितने प्राइस होंगे, जो भी डिसाइड होगा उसको हर एक कंज्यूमर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट इसमें हाई एंट्री बैरियर्स, की यहाँ पे एंट्री आपके पास और पर्टिकुलरली जो एग्जिट है दैट इज बीन क्लोज्ड एंट्री। क्लोज्ड एंट्री कैसे होती है, तो डिफरेंट वेज से होती है, जैसे कि कॉपीराइट हो गया, पेटेंट राइट आपके पास हो गया, है ना। इसके साथ साथ गवर्नमेंट फ्रेंचाइजी है कि कोटा लगा दिया कि गवर्नमेंट ही इस एरिया में एग्जिस्ट करेगी, कोई और एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो क्लोज्ड एंट्री है, नो वन इज अलाउड टू एंटर इन द मार्केट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, प्राइसेस के बिहाफ पे भेदभाव किया जाता है, किसी से ज्यादा प्राइस लिए जा रहे हैं और किसी से कम प्राइस लिए जा रहे हैं, तो सिचुएशन में अगर किसी से ज्यादा प्राइस लिए जाएंगे और किसी से कम प्राइस लिए जाएंगे तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसे रेलवेज के केस में आपने देखा है कि जो सीनियर सिटीजन उनको डिस्काउंट मिलता है, जो आपके पास छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, उनके ऊपर कोई टिकट नहीं लगता है। कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं या फिर आपके पास पर्टिकुलरली रेलवे के कर्मचारी हैं, उनके ऊपर कोई प्राइस नहीं है। तो इस तरह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, सेम प्रोडक्ट का आपका अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइसेस चार्ज किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास सप्लाई कंट्रोल यहाँ पे आपके पास है कि सप्लाई को कंट्रोल रखा जाता है जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट हो जाता है सेलर्स के भी, मतलब पर्टिकुलरली जो सेलर आपके पास है, सॉरी सेलर जो आपके पास है, क्योंकि वो अकेला एग्जिस्ट कर रहा है और उसका जो आपके पास मोनोपोली कंट्रोल है वो उतना ज्यादा होता है जितना वो सप्लाई को कंट्रोल रखेगा। सप्लाई जितनी कम होगी प्राइस उसकी आपको उतनी ज्यादा मिलेगी, इस वजह से कंट्रोल्ड वे में वो सप्लाई ऑफर करता है। फिर इसके बाद पब्लिक यूटिलिटी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्पेशलाइज्ड फार्मास्यूटिकल्स हो गया, ये रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स हैं मोनोपोली के। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है एआर एमआर कर्व, जो आपके पास होता है यहाँ पे स्टीप एआर एमआर कर्व होता है, क्योंकि यहाँ पे जब अकेला सिंगल सेलर आपके पास है तो जैसे ही आप वो ज्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहेगा तो अपने प्राइसेस को कम कर देगा। भाई ज्यादा क्वांटिटी बेचनी है तो उसके लिए प्राइसेस कम कर देगा, और अल्टीमेटली क्योंकि अकेला है तो स्टीप फॉल हो सकते हैं प्राइसेस में, प्राइसेस तेजी से आपका वो कम कर सकता है, जिस वजह से आपके पास पर्टिकुलरली एआर और एमआर कर्व जो आपके पास होगा दैट विल बी स्टीप स्लोप, और एआर यहाँ पे ज्यादा होगा एमआर से, ठीक है। एआर विल बी ग्रेटर देन एमआर, जो कि आप देख रहे हैं कि एमआर कर्व नीचे आ रहा है और एआर कर्व उसके ऊपर। और हमेशा एक चीज मैंने आपको बताई है, एआर इक्वल्स टू पी विच इज इक्वल टू डी, मतलब यहाँ पे P इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू D, ये आपके पास सिचुएशन हमेशा प्रिवेल होगी। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है डाटस, कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रिफर्स टू कंपटीशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड गुड्स। डिफरेंशिएटेड गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे से अलग हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो उसको डिफरेंशिएटेड गुड्स कहते हैं। और जो आपके पास डिफरेंशिएटेड होते हैं ये दो तरह से आपके पास एग्जिस्ट हो सकते हैं। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आपके पास दो तरीके से हैं, एक आपके पास रियल डिफरेंशिएशन है और एक आपके पास इमेजिनरी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। रियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, रियल मतलब सच में प्रोडक्ट में आप जब कुछ चेंजेस करें, इमेजिनरी मतलब माना गया कि कुछ चेंजेस किया लेकिन एक्चुअली में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे सेम कोल्ड ड्रिंक हर बार आपको देखा जाए तो डिफरेंट एडवर्टीजमेंट के साथ वो आती है और आपको लगता है कि यार क्या बात है, कितनी अच्छी कोल्ड ड्रिंक है, जबकि है वो सेम प्रोडक्ट, बस एडवर्टाइज इस तरह से किया जाता है कि आपके मन में उसके लिए कुछ अलग भाव आ जाए जिस वजह से आप उसको ज्यादा कंज्यूम कर सके, तो वो इमेजिनरी डिफरेंशिएशन है। जबकि रियल डिफरेंशिएशन जब प्रोडक्ट में सचमुच कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो वो रियल डिफरेंशिएशन, उसकी पैकेजिंग में, उसकी कलर में, उसकी क्वालिटी में, उसके किसी भी कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंजेस किए जाए तो वो रियल डिफरेंशिएशन कहलाएगा। इसी के पीछे एक एग्जांपल आपको हम डिस्कस करना चाहेंगे। एक समय था जब हम पर्टिकुलरली क्या करते थे कि बहुत मतलब जब छोटे हुआ करते थे तो उस समय आपके पास हम लोग का सबसे फेवरेट जो आपके पास बच्चों का जो सबसे फेवरेट आपके पास कह सकते हैं कि एक सीरीज जो आज के समय पे आप लोग देखते हैं,
तो उस समय का हम लोग का सबसे फेवरेट आपका शक्तिमान हुआ करता था। हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे स्टेडियम में, आज भी याद है स्टेडियम में हम लोग छोटे हुआ करते थे, क्रिकेट खेलते थे, तो जितने क्रिकेट ग्राउंड होते थे वो खाली हो जाया करते थे जब वो शक्तिमान आपके पास सीरियल आया करता था। कई लोग के पास तो ब्लैक एंड व्हाइट और कलर टीवी भी उस समय हुआ करती थी, मतलब कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों हुआ करती थी। किसी के पास, बहुत कम लोग के पास कलर टीवी हुआ करती थी, ज़्यादातर ब्लैक एंड व्हाइट थी। इसके साथ-साथ आपके पास क्या था कि उस समय एक स्टार प्लस चैनल था, आज भी जो कि आप देखते हैं बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छे सीरीज़ दिखाए जाते हैं, बहुत अच्छे धारावाहिक भी दिखाए जाते हैं, एपिसोड्स उसके अच्छे हैं। उस समय जो है बहुत पॉपुलर उनका जो है एक धारावाहिक था जिसमें सास भी कभी बहू थी और कहानी घर-घर की, बहुत फेमस था। मतलब इतना फेमस था कि हर घर में सिर्फ वही सीरियल आपका चला करता था और कोई सीरियल फेमस ही नहीं था उस समय का। और क्योंकि हम लोग बच्चे हुआ करते थे तो वो सीरियल हम लोग की समझ से बाहर था। हम बच्चों को जो है सास और बहू और ये सारे सीरियल्स का क्या लेना-देना। तो इस वजह से क्या था कि उस समय जो हम लोग का ये मानना था कि ये जो सीरियल आते हैं ये बच्चों के लिए तो अच्छे नहीं है, तो हम लोग डिस्कस करते थे किस तरह से जो है सीरियल से बचा जाए। रोज़ डिस्कशन होता था, लेकिन बच सकते नहीं थे क्योंकि फैमिली मेंबर्स थे और आपके जब बड़े आपके सामने बैठे हों, तो आप वैसे भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो अगर वैसे भी कुछ नहीं बोल पाते हैं तो अल्टीमेटली क्या है, आपको देखना पड़ता था मजबूरी में, है ना? तो मजबूरी में जब आपको देखना पड़ता तो आप ये सोचते थे कि किसी दिन तो ये सीरियल हम लोग को ना देखना पड़े। तो इस वजह से स्टार प्लस ने भी शायद ये सोचा कि अब बच्चों के लिए भी कुछ करते हैं और अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि अब हम नए तरीके से अपने चैनल को, मतलब नए चैनल को हम लॉन्च कर रहे हैं। अब हम लोग ने सोचा कि अब स्टार प्लस एकदम बेहतरीन कार्टून दिखाएगा, बहुत अच्छी मूवीज़ दिखाएगा, मज़ा आ जाएगा एकदम। हम लोगों ने सोचा और उस सीरियल से हम लोग का छुटकारा हो जाएगा क्योंकि शाम का ही समय वो सीरियल आता था और शाम के समय में वो पीक आवर होते थे जब बच्चे जो है घर पे जाते थे। क्योंकि हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो थोड़ा समय क्रिकेट में चला जाता था। फिर घर पे जाके थोड़ी देर देखते थे टीवी और उसके बाद तो वैसे भी हटा दिया जाता था, पढ़ाई चलती थी फिर 3-4 घंटा पढ़ाई। तो हम लोग ने ये सोचा कि शायद उससे हम लोग को छुटकारा मिल जाए। तो हम लोग वेट किए। आईफा अवार्ड चल रहा था, मतलब अवार्ड सेरेमनी कोई चल रही थी, तो उसी दिन बोला था 31st नाइट को वो जो है ऐसा करेंगे कि जो है लॉन्च करेंगे। तो हम लोग ने वेट किया 31st नाइट का वेट किया। उसके बाद जो है स्टार प्लस का लोगो आता है नया और नए लोगों के साथ उनका कहना था रिश्ता वही सोच नहीं, कि आप ये मानिए कि चेंजेस हुआ है, लेकिन आज भी रिश्ता वही है। तो कहने का मतलब धारावाहिक में कोई चेंजेस नहीं था, बस आपका नए तरीके से उस चैनल को लॉन्च किया एंड दैट वाज रिफर्ड टू एज इमेजिनरी डिफरेंशिएशन। जब प्रोडक्ट में चेंजेस ना किए जाए, जबकि उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाए कि उसमें चेंजेस किए गए हैं। और ऐसा कंपनीज इस वजह से करती हैं जिससे उनके सेल्स बढ़े, पॉजिटिव वे में आपके पास सेल्स बढ़े। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है हैवी सेलिंग कॉस्ट। हैवी सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि दैट इज यहाँ पे जो सेलिंग कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप सबसे पहले तो उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो जिस कॉस्ट पे आप उसको बनाएंगे वो हो गई प्रोडक्शन कॉस्ट। तो सेलिंग कॉस्ट क्या है, आप बोलेंगे सर जितने पे बेचते हैं तो वो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है इट रिफर्स टू कॉस्ट इनकर्ड फॉर मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि जब भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो बेचते समय उसको मार्केट करना जरूरी है और मार्केट के लिए सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग ये सब करते हैं ना, तो इसको हम इंक्लूड करते हैं अंडर योर सेलिंग कॉस्ट। नेक्स्ट इसमें आता है देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। मैंने आपको पहले बताया है कि जहां पे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी। इस वजह से क्योंकि यहाँ पे भी लॉन्ग रन में होता है नॉर्मल प्रॉफिट। और लॉन्ग रन में कैसे नॉर्मल प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस से कैसे नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो आपको परफेक्ट कंपटीशन में मैंने बता दिया। पार्शियल प्राइस कंट्रोल है, यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, मतलब एक्चुअल में प्राइस के बेसिस पे कोई कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन का बेसिस जो आपके पास है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक, कि कैरेक्टरिस्टिक क्या उस बेसिस पे कंपटीशन हो रहा है। तो नॉन प्राइस कंपटीशन है यहाँ पे, तो पार्शियल प्राइस कंट्रोल है। पार्शियल मतलब कुछ हद तक तो प्राइस अपने बना सकते हैं लेकिन इसके बाद अपने प्राइसेस खुद डिसाइड नहीं कर सकते। और नॉन प्राइस कंपटीशन है इस वजह से क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल जैसे फास्ट फूड चेन्स आपके पास है, स्मार्टफोन्स है, स्निकर्स है, शैम्पू ब्रांड्स है, ये सब आपके पास एग्जाम्पल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। यहाँ पे जो कर्व आपके पास मिलेगा वो फ्लैटर कर्व होगा। फ्लैटर इस वजह से होगा क्योंकि यहाँ पे कई सारे फर्म्स हैं और मैंने बताया कि यहाँ पे पार्शियल प्राइस मेकर है। पार्शियल प्राइस मेकर मतलब कुछ हद तक सिर्फ अपने प्राइसेस को डिटरमाइन किया जा सकता है क्योंकि मार्केट में रिलेटेड कुछ कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन क्या है कि प्रोडक्ट आपके पास क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जज किया जाता है तो डिफरेंशिएटेड है प्रोडक्ट यहाँ पे। तो कुछ हद तक प्राइसेस में कंपटीशन है जिस वजह से आपका यहाँ पे फ्लैटर कर बन जाएगा
जबकि मोनोपोली में स्टीपर कर्व आपके पास था, ठीक है, डिमांड कर्व। तो यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलरली मोनोपोलिस्टिक डिमांड इज फ्लैटर देन मोनोपोली बिकॉज सब्स्टिट्यूट ऑफर्स कंज्यूमर ऑप्शंस, ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ARMR कर्व फॉलिंग होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। नेक्स्ट इसमें आती है डाटा ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर बाय देयर आर फ्यू बिग सेलर्स, कुछ सेलर्स हैं लेकिन बहुत बड़े सेलर्स हैं, उनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है या फिर वो ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स को सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे नॉन प्राइस स्ट्रैटेजीज आपके पास है टू सिक्योर द मार्केट शेयर अवॉइडिंग एक्टिव प्राइस वॉरफेयर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फ्यू बिग सेलर्स हैं जो कई बार आपके पास यहाँ पे हाई एंट्री बैरियर्स है। एंट्री बैरियर्स यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होती है, रिस्ट्रिक्टेड आपके सेंस में कि जैसे गवर्नमेंट की आपके पास रिस्ट्रिक्शंस हो गई कि लाइसेंसिंग पॉलिसी, लाइसेंस लेना है और लाइसेंसिंग पॉलिसी इतनी हार्ड है कि आसानी से आपको लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से प्रोडक्ट आप नहीं खरीद पा रहे हैं। फिर इसके साथ साथ लाइसेंसिंग के बाद आपके पास पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे लाइसेंसिंग के अलावा आपको जो टाइम पीरियड है या फिर जो आपके पास पर्टिकुलरली कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इस फर्म का इतना ज्यादा है कि हर एक फर्म यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते बिकॉज ईच फर्म इज नॉट हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो हर फर्म इतनी केपेबल नहीं है कि ऐसे एरियाज में एग्जिस्ट कर सके। तो स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस मोस्ट मस्ट कॉन्स्टेंटली एंटिसिपेट राइवल्स रिएक्शन। तो स्ट्रैटेजिक आपके पास जो रिएक्शंस आपके पास है दैट इज बेस्ड ऑन द अदर फर्म्स की, जो आपके राइवल्स हैं उनके बेसिस पे आपका रिएक्शंस आते हैं। यहाँ पे मार्केट कल्यूजन होता है। तो दो तरीके की ओलिगोपोली होती है, एक कोलिसिव होती है और एक नॉन कोलिसिव होती है। कोलिसिव का मतलब होता है कि जहां पे जो आपके पास पर्टिकुलरली एक फर्म के एक्शंस दूसरे फर्म के एक्शंस को डिसाइड करे। कोल्यूशन मतलब होता है, कोल्यूजन मतलब होता है टू फॉर्म अ ग्रुप। जब ग्रुप डिस्टेंस होते हैं उसको कोलिसिव कहते हैं और जब इंडिविजुअल डिस्टेंस होते हैं तो उसको हम नॉन कोलिसिव कहते हैं। यहाँ पे कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आपके पास है वर्ल्ड की, और ये मिल करके तय करते हैं कार्टल्स बना करके। कार्टल्स का मतलब होता है टू फॉर्म अ ग्रुप, ग्रुप बना करके यहाँ पे डिस्टेंस लिए जाते हैं, तो अल्टीमेटली कार्टल्स यहाँ पे हैं, तो ये कोलिसिव ओलिगोपोली का पार्ट है, ठीक है। कोलिसिव ओलिगोपोली का पार्ट है जहां पे आपके पास कार्टल्स बना करके डिस्टेंस लिए जाते हैं, ग्रुप डिस्टेंस यहाँ पे होते हैं। तो ग्रुप इस वजह से बनाए क्योंकि आप भी वही बेच रहे हैं, हम भी वही बेच रहे हैं, तो इससे अच्छा कंपटीशन करने से अच्छा कि हम मिल करके प्राइसेस को डिसाइड कर ले कि आप इतनी सप्लाई करेंगे हम इतनी सप्लाई करेंगे। तो सप्लाई यहाँ पे डिसाइडेड होती है, प्री डिसाइडेड होती है कि कौन कितना सप्लाई करेगा, जिससे प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। और इसी वजह से ये लोग कार्टल्स बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे दोनों तरीके के प्रोडक्ट ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे होमोजिनस प्रोडक्ट भी आपको मिलेगा और डिफरेंशिएटेड भी होगा। जहां पे होमोजिनस प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो आपके पास कहलाता है दैट इज प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। दिस इज रेफर टू एज प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। जबकि ये जहां पे मतलब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जहां पे मिलते हैं तो इम्प्योर या इम्परफेक्ट ओलिगोपोली इसको कहा जाता है, ठीक। तो इस तरह से ये ओलिगोपोली मार्केट हो गया। यहाँ पे किंग डिमांड कर्व आपके पास आती है। किंग डिमांड कर्व या AR कर्व इस वजह से आती है, समझते हैं, बना के समझते हैं। ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सेस है, ये 0 पॉइंट है, ये वाई एक्सेस आपके पास है। दरअसल क्या था कि एक फर्म थे जिन्होंने बोला कि प्राइस इस समय मार्केट में जो चल रहे हैं वो ओपी प्राइस है और जिसपे क्वांटिटी आपके पास ओक्यू चल रहा है। इनका ये कहना था कि हम प्राइस कम करेंगे और जैसे ही प्राइस आपके पास कम हो जाएगा वैसे ही आपके पास हमारा जो अचानक से क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा, ठीक। अब इनका ये कहना था कि अचानक से इनका क्वांटिटी आपके पास पर्टिकुलरली बढ़ जाएगा, तो पर्टिकुलरली आपके पास क्या था, इनका ये मानना था कि अचानक से इनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक। और इनका ये कहना था कि ये मार्केट में एक लार्ज शेयर कंट्रीब्यूट करेंगे जो कि ओक्यू स्टार था। लेकिन हुआ क्या कि अल्टीमेटली सारे सेलर ने मिल करके अपने प्राइसेस को कम करके पी से P1 कर दिया। तो क्वांटिटी आपकी बहुत ज्यादा तो नहीं इनकी बढ़ पाई, OQ1 तक पहुंच पाई, यहां तक बढ़ गई। इसी तरह से जब इन्होंने ये सोचा कि हम प्राइसेस को जब कम किया है तो सारे सेलर ने कम कर दिया, प्राइसेस बढ़ाएंगे तो भी सारे सेलर प्राइसेस को बढ़ा देंगे, और अगर प्राइसेस सारे फर्म बढ़ा देंगे तो अचानक से हमारी जो क्वांटिटी है सेम क्वांटिटी को हम ज्यादा प्राइस पे सेल करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि इनके अलावा और किसी ने भी प्राइसेस को नहीं बढ़ाया, जिस कारण की वजह से प्राइस इन्होंने बढ़ाया और लॉस भी इन्हीं का हो गया, काफी क्वांटिटी इनकी कम हो गई।
अब इस केस में जब इन्होंने डिसाइड किया कि ये कितना बेचेंगे, तो इनकी जो आपके पास पर्टिकुलरली जो आपके पास AR कर्व आई वो कुछ इस तरह से है, जो कि डिमांड कर्व के बराबर है। तो एक्चुअल में यहाँ पे कर्व कुछ इस तरह से बनता है, ये ऐसे फिर ये ऐसे, इसी को किंग्ड शेप कहते हैं। ठीक है, किंक होता है जहां पे इसके ऊपर अगर आप देखेंगे, किंग के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इलास्टिक होती है, और इसके नीचे इन इलास्टिक सेगमेंट आपके पास आ जाता है क्वांटिटी का, और इसी को प्राइस रिजिडिटी मॉडल कहते हैं। रिजिड मतलब होता है कठोर, सख्त, उसी जगह पे होना। तो यहाँ पे रिजिड होते हैं प्राइसेस एट द किंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है डाक्टर्स मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी मार्केट रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर इज अ सिंगल डोमिनेंट बायर। किसी भी प्रोडक्ट का एक बायर है जबकि उसके मेनी सेलर्स आपके पास है, वो कहलाता है आपके पास मोनोप्सोनी कंपटीशन। प्राइमरी एग्जांपल्स आपके पास गवर्नमेंट परचेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और स्पेशलाइज्ड डिफेंस इक्विपमेंट्स, कि किसी कंट्री से जैसे राफेल एयरक्राफ्ट खरीदा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीदा, तो इंडिया में राफेल एयरक्राफ्ट के कितने बायर हैं? सिंगल बायर है। तो इस वजह से आपके पास पर्टिकुलरली जो सेलर है आपके पास वो मोनोप्सोनी आपके पास सिचुएशन जहां पे आपके पास सिंगल बायर हो जाएंगे। इसी तरह से आपके पास पर्टिकुलरली क्या है कि जब किसी भी प्रोडक्ट का एक सिंगल बायर होता है उस एरिया में, तो उसको हम मोनोप्सोनी मार्केट कहते हैं। जैसे कि अगर ISC बोर्ड की बुक में हम जाए तो बुक में आपके पास दे रखा है कि यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलरली जो मारुति उद्योग है, अगर वो कार्बोरेटर बनाती है तो दैट इज बीन प्रोड्यूस्ड फॉर मारुति कार्स, तो उसका एक सिंगल बायर है और इस सिचुएशन में हम इसको मोनोप्सोनी मार्केट कहेंगे। अब यहाँ पे आपके पास मार्केट के कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं जिसको आप पढ़ लेंगे, दैट इज वेरी इजी वन, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक है उसी बेसिस पे डिफाइन किया गया है, डिफरेंस आए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें आपके पास देख रहे हैं कर्व, देख रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन का हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जबकि मोनोपोली का स्टीप, मोनोपोलिस्टिक का फ्लैटर है, और जबकि इसका किंग आपके पास डिमांड कर्व है। जबकि ओलिगोपोली का ये है कि यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वैसे तो इनडिटर्मिनेट है, लेकिन पॉल स्क्वीजी ने आपके पास डिफाइन किया है कि सर्टेन एजम्पशंस के बेसिस पे यहाँ पे किंग डिमांड कर्व बनाया जा सकता है, लेकिन वैसे इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व है ओलिगोपोली के केस में। ठीक है, तो अब इसी के साथ ये चैप्टर आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी के साथ कनेक्टेड रहिए और सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और अल्टीमेटली आप बहुत ईजिली सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और कॉन्सेप्ट क्लियरली अगर आपको समझना है प्लीज़ बी कनेक्टेड विद द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। ऑल द बेस्ट।